8 तारीख को गिनती से पहले 7:30 बजे ये मैसेज दीपक बावरिया जी के फोन पर आया। बोले कि मैं दवाई लेकर के सोया हुआ था, मैंने तो मैसेज ही 9 तारीख को देखा। उनको नाम पता है, लेकिन वो कहते हैं कि उसका मर्डर हो सकता है। तो क्या कहीं ना कहीं इस पूरी जो कवायद है इसमें दीपक बावरिया भी संदेह के घेरे में है? हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद जब मंथन का दौर लगातार जारी है, तब कांग्रेस के अध्यक्ष जो है, प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी उदयभान, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि 8 तारीख को जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आ रहा था हरियाणा के, उसी दिन सुबह 7:30 बजे जो प्रदेश के प्रभारी हैं दीपक बावरिया, उनके फोन पे मैसेज आया। बाकायदा सीटों को इंगित किया गया कि ये सीटें कांग्रेस जीत रही थी, लेकिन अब कांग्रेस हार रही है। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी। सर, जानना चाहेंगे, जब ये उस दिन आपने जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उस दिन नहीं देखा गया ये मैसेज, अगले दिन देखा गया, यानी कि 9 तारीख को, 9 अक्टूबर को, लेकिन करीब उसके भी 40 दिन बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ऐसा क्यों? नहीं, पहली बात तो कि 8 तारीख को गिनती से पहले 7:30 बजे ये मैसेज दीपक बावरिया जी के फोन पर आया। दूसरा उसके साथ ही 7:35 पर आया, तीसरा 7:39 पर आया, चौथा अगले दिन 9 तारीख को 11:44 पर आया। अभी तो दीपक बावरिया जी बता पाएंगे कि वो मैसेज उन्होंने कन्वे क्यों नहीं किया। चाहिए तो ये था कि या तो वो तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते, वहां पर भी कर सकते थे, या तुरंत मुझे या हुड्डा साहब को बता करके, या अपना एआईसीसी में मीडिया विभाग को बता करके स्थिति कर देते, तो उसी समय प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती। तो ये सारा दूध का दूध पानी का पानी उसी समय प्रेस और मीडिया देश के सामने आ जाता है क्या ईवीएम का खेला चल रहा है हरियाणा में। लेकिन उन्होंने कहीं भी नहीं बताया। 9 तारीख को जयदीप धनखड़ से मुझे पता लगा 3:32 पे कि ऐसा 8 तारीख को मैसेज आया है दीपक बावरिया जी का। तब मैंने दीपक बावरिया जी से पूछा था कि मैसेज आपको 8 तारीख को 7:30 बजे मिल गया काउंटिंग से पहले, तो आपने हमें क्यों नहीं बताया? या तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते या हम करते। बोले कि मैं दवाई लेकर के सोया हुआ था, मैंने तो मैसेज ही 9 तारीख को देखा। इस बात को तो वही बता सकते हैं कि। और फिर हमने उनसे कहा कि जिसने मैसेज भेजा उसका नाम बताओ। जो कि नहीं, उसकी जान को खतरा है, मैं उसका नाम नहीं बता सकता। उनको नाम पता है, लेकिन वो कहते हैं कि उसका मर्डर हो सकता है, इसलिए मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। उनका वो अंदर का आदमी है। क्या कहीं ना कहीं तो इसी वजह से जब वो उसके बाद दिल्ली आए हफ्ते 10 दिन बाद, उस दिन मैं उनसे फिर मिला, तो मैंने कहा आप स्क्रीनशॉट दो उसका मैसेज का। तो उन्होंने उस पर सेंडर के नाम के ऊपर स्लिप लगा दी। बाकी तो मैंने ले लिया स्क्रीनशॉट, लेकिन उसका नहीं ले पाए जिसने वो मैसेज भेजा। कहना उनका वही था जो उन्होंने पहले कहा कि मैं उसका नाम नहीं बता सकता, खतरा है। हम प्रयास करते रहे क्योंकि समय तो निकल ही गया था। तो क्या इसी वजह से ये 40 दिन लग गए कि आप नाम जानने में ही इतना वक्त लग गया? हाँ, हम कोशिश कर रहे थे कि आप उनका नाम बता दो, नाम बता दो। फिर उन्होंने नाम बताया नहीं। अब इलेक्शन पिटीशन का भी टाइम आ गया था, 45 दिन के अंदर करनी होती है। तो हमने तो इसलिए फिर 20 तारीख को, क्योंकि 21 को मैंने पिटीशन डाली थी, 20 को पिटीशन तैयार कराई थी, 20 को तब मैंने प्रेस के सामने लेकर आया था। तो क्या कहीं ना कहीं इस पूरी जो कवायद है इसमें दीपक बावरिया भी संदेह के घेरे में है?
नहीं, मैं तो संदेह तो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो संदेह के घेरे में होते तो वो बताते ही क्या आगे, ये मैसेज क्यों भेजते, स्क्रीनशॉट ही क्यों देते। तो ये तो मैं नहीं कह सकते, वो पार्टी के बहुत ही जिम्मेदार नेता हैं, एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी हैं, सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, हमारे प्रदेश के वो पार्टी अफेयर्स के अपने इंचार्ज थे, तो उन पर संदेह नहीं किया जा सकता। तो जिस तरह से ये जो बात आ रही है, अब नाम नहीं पता लगा, तो क्या किसी सीनियर नेता ने भी उनसे जानने की कोशिश नहीं की, या आपने जब सीनियर नेताओं के संज्ञान में लाए तो किसी ने उनसे जानने का प्रयास किया कि ये शख्स कौन है? नहीं, अभी सारे हमारे सीनियर लीडर उसमें लगे हुए थे, झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव में। बाकी मैंने मेल कर दिया था, वहाँ से मेरा मेल मिल गया है, और बात की होगी तो उन्होंने बावरिया जी से की होगी, अभी मेरी तो कोई बात नहीं। तो क्या महाराष्ट्र और झारखंड के विषय में भी कोई इस तरह की सूचना आई कि कोई पहले से इस तरह के कयास बताए गए हों? नहीं, कुछ नहीं, पहले से अंदेशा तो लग ही रहा था, इसीलिए हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव साथ साथ नहीं कराया। ये दोनों इम्पोर्टेंट प्रदेश थे। हरियाणा क्योंकि दिल्ली के 3 तरफ से है, सारे जो एजुटेशन वगैरह सारे इधर से हरियाणा पंजाब से ज़्यादा होते हैं, तो उनके लिए महत्वपूर्ण था हरियाणा जीतना। और महाराष्ट्र तो आर्थिक राजधानी है, बड़ा स्टेट है, 288 सीटें हैं, 48 एमपीज आते हैं वहाँ से, तो हरियाणा और महाराष्ट्र उन्होंने इसीलिए अलग किया, ये दोनों उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। तो अब सवाल ये है कि क्या कहीं ना कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि जो हैकिंग जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, ये कब तक चलेगी, कब कांग्रेस इस पर संज्ञान लेगी, या जिस तरह से जिस शख्स ने ये सारी चीजें बताई, क्या उसके पास हैकिंग रोकने का कोई वो नहीं है? देखिए, मेरा मानना तो यह है, अब इस पर पार्टी गंभीरता से ध्यान देगी और इंडिया गठबंधन गंभीरता से ध्यान देगा, और ईवीएम को एक विशेष अपने स्थान देना पड़ेगा अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का रवैया चल रहा है और ये ईवीएम का मामले जो चल रहे हैं, जो संतुष्टि नहीं हो रही है, कई कई परसेंट वोट बढ़ जाते हैं, वोटिंग से काउंटिंग तक हर इलेक्शन में ऐसा हो रहा है। एडीआर में भी जो है और वोट फॉर डेमोक्रेसी, वो दोनों, उनका भी किसी बात का संतोषजनक जवाब नहीं दिया। 99% तक बैटरी चार्ज कैसे हो जाती है, जो 6 बजे से रात तक इस्तेमाल होती है बैटरी, वो कैसे नहीं घटती, ये सब एक आश्चर्य करने वाले प्रश्न है। तो ये प्रश्न लगातार बने हुए हैं जनता के बीच में, और इस पर सभी पार्टियों को मंथन करके इसके लिए कोई रणनीति तैयार करनी पड़ेगी। जिस तरह के आरोप आप लगा रहे हैं, तो क्या कहीं ना कहीं ये स्थिति वो नहीं है कि कांग्रेस बिल्कुल बीजेपी के उस पर है, दया पर निर्भर है कि जहां वो जिताना चाहेंगे वहां जिताएंगे, और जहां नहीं जिताना चाहेंगे वहां नहीं जिताएंगे? बीजेपी नहीं, सारी जो मशीनरी जिस तरह से काबू में की है, अगर प्रजातंत्र को बचाना है तो लोगों को सड़कों पर आना पड़ेगा, विपक्ष को सड़कों पर आंदोलन करना पड़ेगा, और सिवाय आंदोलन के इसका कोई वो नहीं है। इसमें अब चर्चा होगी पार्टियों के अंदर, अभी देखते हैं कि क्या होता है। नहीं तो यहाँ तो ऐसे होगा जिस तरह से पुतिन का रूस में है, जब तक मोदी जी जीवेंगे, जब तक चीन जिनपिंग भी है, चीन में जिनपिंग है, चीन का रूस का दोनों का उसी तरह से। तो कौन इनिशिएट करेगा जिस तरह के आप कह रहे हैं कि सड़कों पर आना पड़ेगा? क्योंकि हर बार जब भी कांग्रेस चुनाव हारती है तो वही ईवीएम पर बात आती है, लेकिन फिर वही है कि कहीं जहां आपका फेवरेबल रिजल्ट आ जाता है तो फिर वो चुनाव जो ईवीएम का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं दब जाता है। सारे उसमें हो रहा है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह से हराए गए थे। अब इनिशिएट तो करेंगे सारे, अभी मैंने कहा ना, जिस तरह से सारे इंडिया गठबंधन में भी इस पर चर्चा होगी, कोई डिसीजन लेना चाहिए जो पार्टी के शीर्ष नेता हैं, इसके बारे में स्ट्रेटेजी
बनानी चाहिए। मेरा तो ये कह सकता हूँ, अपने पार्टी के नेताओं से भी, इंडिया गठबंधन के नेताओं से इस पर गहराई से मंथन करना चाहिए, और अगर ये बात सही है, सही दिशा में है, तो इसके लिए कोई रास्ता निकालने के लिए रणनीति तैयार करनी चाहिए। अच्छा, आपने एक कमेटी बनाई थी करण दलाल के नेतृत्व में, जिसमें हार के कारणों की चर्चा जानने के लिए, कारणों के जानने के लिए कमेटी बनी थी। उसकी रिपोर्ट कब आएगी? उसकी वो कारण जानने के लिए कमेटी नहीं बनाई, वो तो उनसे पूछ करके अपने जो केस में जो ये हुआ उसके बारे में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तो एआईसीसी ने बनाई थी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने, उसमें भूपेश बघेल जी जो फॉर्मर सीएम है छत्तीसगढ़ के, वो इसके चेयरमैन थे, और उन्होंने सभी से चर्चा करके अपनी कोई रिपोर्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट को दी होगी। वो थी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी नहीं है जो करण दलाल की। अच्छा, आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, लेकिन उधर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि जिस तरह की कांग्रेस बात कर रही है, ईवीएम और तमाम जो इस तरह के आरोप लगा रही है, दरअसल कांग्रेस लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। लोगों की निष्ठा जो लोकतंत्र में है वो कहीं ना कहीं उससे डगमगा रही है। अब ये तो पता चलेगा ना कि निष्ठा तो डगमगा रही है सारी। अब ये सारे, आप ये बताइए कि हरियाणा में सारे एग्जिट पोल, सारे ओपिनियन पोल, सीआईडी रिपोर्ट है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट है, सारे चैनल और प्रेस रिपोर्टर जितने भी जर्नलिस्ट हैं, सभी एक सुर में कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, बीजेपी 20 पर भी नहीं पहुंच रही। और फिर जब ये सबके लिए जब ये अचंबा हुआ, अजूबा हुआ, तो ये तो सोचने का है ही कि आखिर में ऐसा अजूबा क्यों हुआ। जब इस प्रदेश में इतने बड़े हालात थे, किस तरह से यहाँ पर जो किसानों के आंदोलन को कुचला गया, किस तरह से हमारी पहलवान बेटियों को अपमानित किया गया, किस तरह से यहाँ पर बेरोजगारी का आलम था, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त था, लोगों का बहुत पूरी तरह से सरकार के खिलाफ बड़ा जबरदस्त था। इनके कोई मीटिंगों में भी कोई लोग नहीं आ रहे थे। जो कांग्रेस पार्टी के इतने जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा था पब्लिक से, ये सारे देख रहे थे जमीनी सच्चाई, और जब वहाँ रिजल्ट उल्टा हुआ तो सबके लिए अचंभा हो गया। तो इस पर तो चर्चा होगी कि भाई कि ये क्या लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश की जा रही है, क्या यहाँ पर षड्यंत्र रचा जा रहा है तानाशाही को लाने का। तो क्या आपके अकॉर्डिंग क्या एक आखिरी रास्ता सड़क पर उतर के ही है? इसका पार्टियों को गहराई से, गंभीरता से मंथन करना चाहिए और नतीजे पर पहुंचना चाहिए। मेरा मानना तो यह है, अगर सभी इस पर विचार करेंगे तो रिजल्ट पहुंचेंगे। अगर ये बात सही है तो सिवाय आंदोलन का और कोई रास्ता नहीं बचता। ईवीएम से अलग क्या बैलेट से ही ये रास्ता निकलेगा? बिल्कुल, बैलेट से सारा साफ हो जाएगा। बैलेट से, जिस दिन बैलेट का सिस्टम शुरू होगा उस दिन साफ हो जाएगा, उस दिन बीजेपी नहीं रहेगी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान, जो कह रहे हैं कि जिस तरह की इन्होंने पहले आरोप लगाए थे ईवीएम हैकिंग के, अब उन्होंने एक और बीते दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें इन्होंने बाकायदा एक मैसेज दिखाया था कि 8 तारीख को जब मतगणना होनी थी, 8 बजे से शुरू होनी थी, 7:30 बजे मैसेज आ गया था कि इन सीटों पर कांग्रेस लूज करेगी, जिसमें से खुद जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी सीट भी थी। अब उनका मानना है कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो जनता और बाकी जो विपक्षी नेता हैं, विपक्षी दल हैं, उन्हें सड़कों पर आना है, उनका आना होगा। उनका मानना है कि यही एकमात्र रास्ता है लोकतंत्र बचाने के लिए। हरियाणा तक के लिए पलवल से सचिन गौड़।